2 क्लासेस ले चुके हैं, लेकिन दोनों जो मैंने पिछली क्लास लिए है वो आपके अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम के सिलेबस के हिसाब से मैंने ली थी। आज उसी टॉपिक को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सवाल के रूप में हम उसको कवर कर रहे हैं, और वो टॉपिक है हमारा व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म। बच्चों, व्यक्तिवाद हमारा फर्स्ट पेपर जो है वो विभिन्नवाद से रिलेटेड है, डिफरेंट पॉलिटिकल कंसेप्ट्स के रूप में जहां हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो व्यक्तिवाद के लिए भी ये सवाल उठता है कि क्या व्यक्तिवाद एक राजनीतिक दर्शन है, अथवा ये एक राजनीतिक सिद्धांत है, या फिर यह एक राजनीतिक विचारधारा है। तो इसी टॉपिक को आज हम तीनों एंगल से इस बात को हम कवर करेंगे कि व्यक्तिवाद जब राजनीतिक दर्शन के रूप में होता है तो कौन सी चीजें आती हैं, व्यक्तिवाद एक विचारधारा के रूप में होता है तो इसमें कौन सी चीजें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, और जब एक दर्शन के रूप में हम इसकी चर्चा करते हैं तो इसका हम किस तरीके से हम उसको आकलन करते हैं, उसको एक सिद्धांत के रूप में भी हम उसका आकलन करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं व्यक्तिवाद एक दर्शन के रूप में। इन तीनों टॉपिक्स को अलग लेने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं कि ये जो व्यक्तिवाद है इसका जो मेन विचार है वो क्या कहता है, व्यक्ति सर्वोपरि है, व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, और व्यक्ति का राज्य के साथ संबंध का आकलन इस व्यक्तिवाद के द्वारा किया जाता है। और दोनों की चाहे हम किसी भी रूप में अध्ययन करें, इसका एक सिद्धांत के रूप में करें या दर्शन के रूप में करें या विचारधारा के रूप में करें, मूल क्या है, मूल यह है कि व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है राज्य की तुलना में। राज्य आवश्यक तो है, लेकिन एक बुराई के रूप में राज्य होता है। व्यक्ति एक साध्य है, राज्य उस साध्य को पूरा करने का केवल एक साधन है। यानी कि केंद्रीय तत्व देखें तो व्यक्ति है, और दो तत्वों की अगर हम बात करें तो वो है व्यक्ति और राज्य। इन दोनों के संबंधों की चर्चा हम विभिन्न जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार लेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं एक दर्शन के रूप में, व्यक्तिवाद एक राजनीतिक दर्शन के रूप में, यानी कि वो ये बताता है व्यक्ति और राज्य का संबंध कैसा होना चाहिए। उसका जो विचार है वो इन दोनों तत्वों के संबंधों की चर्चा करते हुए क्या कहता है, व्यक्ति और राज्य दो तत्व हैं। व्यक्ति प्रतीक है स्वतंत्रता का, और राज्य के प्रतीक है शक्ति। और इन दोनों की वो बात करते हुए कहता है कि व्यक्ति एक व्यष्टि है, राज्य एक समष्टि है, और दोनों की तुलना में व्यष्टि समष्टि की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की शक्तियों की तुलना में अधिक होनी चाहिए। राज्य की शक्तियां बिल्कुल न्यूनतम होनी चाहिए, केवल आवश्यकता पड़ने पर ही राज्य अपनी शक्तियों का प्रयोग करे। ऐसा एक राजनीतिक दर्शन के रूप में व्यक्तिवाद विचार देता है कि कैसे व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है, और राज्य के साथ उसके संबंधों की जब वो चर्चा करता है तो व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण बताता है। तो यानी कि अगर हम देखें दर्शन के रूप में जब हम व्यक्तिवाद की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ बातें आ रही हैं। जैसे पहली चीज, दोनों के संबंधों की चर्चा कर रहा है, व्यक्ति और राज्य के संबंधों की बात कर रहा है। उसमें वो क्या कहता है, पहला वो कहता है व्यक्ति केंद्रित होना चाहिए। व्यक्ति और राज्य की तुलना में जो केंद्रीय तत्व है वो व्यक्ति है। दूसरा उन्होंने क्या तर्क दिया है कि राज्य ने सत्य का सदैव दमन किया है। यानी कि दर्शन के रूप में जो विभिन्न विचारक रहे हैं उन्होंने हिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं, और उनका ये कहना है कि अगर हम इतिहास में देखें तो कई बार व्यक्ति, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सत्य बोल रहा था, उसको कई बार राज्य की शक्ति ने उसका दमन कर दिया और उस व्यक्ति की आवाज को दबा दिया। उस रूप में उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, जिसमें सुकरात प्रथम तौर पे आता है। जीसस क्राइस्ट की उन्होंने बात करी, जीसस क्राइस्ट के लिए, और गैलीलियो की बात करी, साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने उसकी भी बात करी है। तो उनका है कि अगर हम देखें इन विभिन्न जो विचारक रहे हैं उसमें कॉमन चीज क्या है कि इन लोगों ने उस वक्त की प्रचलित जो धारणाएं थी उनका विरोध करके अपने तर्क दिए, अपना एक नया सिद्धांत दिया। लेकिन शक्ति के स्वरूप के रूप में राज्य की जो शक्ति थी उन लोगों ने इनकी आवाज को नकार दिया और इनको मतलब एक तरीके से मृत्यु दंड तक दे दिया गया। तो यहाँ पर दर्शन के जो विचारक हैं उनका यह कहना है कि राज्य की जो शक्ति है
वो नेगेटिव रही है, वो नकारात्मक रही है और सत्य को दबाने के लिए शक्ति का प्रयोग किया है। इसलिए वो राज्य को कहते हैं कि कम से कम उसको कार्य करनी चाहिए। राज्य के पास अधिक शक्तियां होंगी तो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा। राज्य दर्शन के रूप में कह रहे हैं कि नए विचार को हमेशा दबाने की कोशिश करेगा। तो एक तरीके से ये हो गया बच्चों राजनीतिक दर्शन के रूप में व्यक्तिवाद। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है व्यक्तिवाद एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में। अगेन दोनों के बीच में कॉमन चीज क्या है, व्यक्ति और राज्य। फिर इसको बात को करने के लिए उन्होंने क्या किया, व्यक्ति को अधिक महत्व मिलना चाहिए, राज्य की स्वतंत्रता है, राज्य की शक्तियों को कम होना चाहिए। उस रूप में इन्होंने 3 पक्षों की बात करी है। सिद्धांत में 3 पक्षों की बात व्यक्तिवाद में की जाती है। पहला है राजनीतिक पक्ष। राजनीतिक पक्ष में क्या कहता है, राज्य के बारे में बात कर रहा है और वो कह रहा है पहली चीज राज्य को कम शक्ति मिलनी चाहिए। दूसरी चीज वो कह रहा है राज्य कम शासन करे, यानी कि शक्तियां भी कम हो। दूसरा वो शासन भी केवल आवश्यक चीजों पर ही शासन करे, अन्यथा न करे। तीसरी चीज वो कह रहा है न्यूनतम कानून होना चाहिए, ऐसे राज्य में कानून केवल शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसका निर्माण होना चाहिए, ऐसा बाकी उसकी जरूरत नहीं है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या कहा है, राज्य को व्यक्ति के नैतिक जीवन में अहस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए, उसको बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये राजनीतिक सिद्धांत के रूप में राज्य की बातें उसने राजनीतिक पक्ष में करी है। दूसरी चीज उन्होंने सामाजिक पक्ष की बात करी है, जिसमें वो कह रहा है कि सामाजिक पक्ष में व्यक्ति को कैसा महसूस होना चाहिए, व्यक्ति को स्वायत्त महसूस होना चाहिए, व्यक्ति जो है अपने आप को फ्री फील करे, व्यक्ति के अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, समाज का राज्य का दबाव ना होके व्यक्ति अपने निर्णय खुद ले सके। तो पहली चीज सामाजिक पक्ष में कह रहा है व्यक्ति स्वायत्त हो। दूसरी चीज वो कह रहा है व्यक्ति आत्मनिर्णय कर सके, यानी कि किसी के दबाव में नहीं, व्यक्ति अपने विवेक से अपनी इच्छा से स्वयं निर्णय कर सके। और तीसरी चीज वो क्या कह रहा है जो इम्पोर्टेंट है वो है व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, यानी कि वो जैसा भी निर्णय लेना चाह रहा है, सही ले रहा है गलत ले रहा है, लेकिन अपने आप पर निर्भर होकर अपने विश्वास पर ही व्यक्ति निर्णय कर सके। तो ये कह रहा है कि ऐसी सामाजिक पक्ष में व्यक्ति का जो है इस तरह का उसका जीवन होना चाहिए। तीसरा उन्होंने जो बात कही है इसमें वो है आर्थिक पक्ष की, जो हम दूसरी थ्योरीज में भी बात कर चुके हैं। और यहाँ पर वो क्या कह रहा है, आर्थिक पक्ष में वो कह रहा है यद भाव्यम सिद्धांत की पालना होनी चाहिए। यद भाव्यम जिसका अर्थ क्या है कि जैसा मन करे, जैसा भाव करे, जितना जो भी संभव हो। तो ये जो है ये आपने पहले भी हमने बात करी है, लासा फेयर लेसेस फेयर के रूप में व्यक्ति को अकेला छोड़ देना चाहिए, व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं कर सके। तो आर्थिक पक्ष में यानी कि जो भी उसका आर्थिक क्रियाकलाप है, जो भी वो जीविका उपार्जन के लिए जैसा भी साधन अपनाना चाहता है, व्यक्ति अपनी स्वयं की इच्छा से कर सके, अपनी भावना के अनुसार, अपने निर्णय और अपनी क्षमता के अनुसार व्यक्ति ऐसा जीवन जिए। तो ये राजनीतिक सिद्धांत के रूप में 3 पक्षों की बात। तो ये एक था राजनीतिक पक्ष, दूसरा था सामाजिक पक्ष और तीसरा था आर्थिक पक्ष। अब हम बच्चों ले रहे हैं व्यक्तिवाद एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में। विचारधारा की हम बात कर रहे हैं तो क्या बात है कि केंद्रीय तत्व सबका सेम है, सबने क्या कहा, व्यक्ति महत्वपूर्ण है, राज्य उसकी तुलना में कम उसकी शक्तियां होनी चाहिए। व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है और राज्य कम महत्वपूर्ण है, व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है। ये मेन जो विचारधारा है ये सबकी सेम है, लेकिन फिर भी विभिन्न विचारकों ने अपनी बात को, अपने तर्क को देते हुए जब प्रस्तुत किया है, उसको हम राजनीतिक विचारधारा के रूप में देखते हैं। अगर हम कहें कि राजनीतिक विचारधारा के रूप में, वैसे तो हम क्या कह रहे हैं कि ये एक आधुनिक समय की देन है, 17वीं 18वीं शताब्दी से इसकी जो लोकप्रियता वो बढ़ी थी और 19वीं 20वीं शताब्दी में ये एक प्रचलित धारणा मानी गई थी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पुराना उसमें देखें तो लगभग 16वीं या 17वीं शताब्दी में भी इस विचारधारा का प्रयोग किया गया था। और तब किस क्षेत्र में किया गया था, तब धार्मिक क्षेत्र में किया गया था। और मार्टिन लूथर जैसे व्यक्तियों ने क्या कहा था कि बाइबल को अध्ययन करने में भी व्यक्ति स्वायत्त हो, व्यक्ति स्वयं अपने धर्म की जो भी ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए वो स्वतंत्र होना चाहिए, व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने धर्म की पालना करे। तो कुछ कुछ विचारधारा के रूप में व्यक्तिवाद की शुरुआत तब से शुरुआत हो गई थी। फिर जो नेक्स्ट सेंचुरी थी 18वीं और 19वीं शताब्दी में भी व्यक्तिवादी विचारधारा की बात की गई थी।
जहां हम लॉक की बात करते हैं, मिल की बात करते हैं, हम रूसो की बात करते हैं, कांत की बात करते हैं। इन सब ने भी राजनीतिक विचारधारा का एक विचारधारा के रूप में क्या कहा, व्यक्ति सर्वोपरि है, व्यक्ति के जीवन में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। और आधुनिक काल में भी 20वीं शताब्दी में भी हमने इसका विचार और ज्यादा विकसित होता चला गया। और भारत के केस में भी अगर हम देखें तो गांधी, एम.एन. रॉय, राणा डे, इन सब ने व्यक्तिवाद की एक विचारधारा के रूप में बात करी है। तो अगर हम देखें, प्रमुख तौर पर देखें कि विचारधारा से क्या मतलब है, व्यक्तिवाद विचारधारा किस रूप में है, तो विभिन्न विचारकों के अलग अलग चिंतन इस व्यक्तिवाद को लेकर हुए हैं। और सबका जो एक समुच्चय विचारधारा के रूप में जब ये विकसित होकर आई तो हम इसको एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में देखते हैं। सबका अगर हम देखें, केंद्र तत्व सबका सेम है, लेकिन सबके तर्क अलग हैं, सबका प्रस्तुतिकरण अलग है, तो उस रूप में ये राजनीतिक विचारधारा के रूप में ही रही है। तो बच्चों, आज का यही लेक्चर हमारा कंप्लीट हो रहा है कि व्यक्तिवाद क्या ये एक राजनीतिक दर्शन है, अगर दर्शन है तो इसके क्या तर्क हैं, हमने यहाँ पर कहा। फिर कुछ कहते हैं कि नहीं, व्यक्तिवाद एक राजनीतिक सिद्धांत है, तो राजनीतिक सिद्धांत में किन चीजों को कवर कर रहे हैं वो हमने यहाँ देखा। और लास्ट, यदि ये एक राजनीतिक विचारधारा है तो इसको विचारधारा कहने के पीछे क्या तर्क दिए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।